कब खत्म होगा कोरोना वायरस का ये स्ट्रगल और आगे कैसी रहने वाली है भारत की पूरी अर्थव्यवस्था? क्या मंदी आएगी या बढ़ेगी? प्रोग्रेशन होगा या स्टैग्नेशन होगा? स्टैग्नेशन होगा या रिसेशन होगा? रिसेशन होगा या डिप्रेशन होगा? डिप्रेशन होगा या द ग्रेट डिप्रेशन होगा? क्या रहने वाली है परिस्थितियां? मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। तो मंदी तो अब देश में आ ही चुकी है। पिछले साल दिसंबर तक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जीडीपी का आंकड़ा लगातार नीचे गिर रहा था। फिस्कल डेफिसिट हाथ के कंट्रोल में नहीं था। साधारण भाषा में समझिए, तीन प्रकार के कर्व हो सकते हैं हमारे देश में इस समय। एक होता है वी कर्व, यानी कि जब मार्केट, पूरी इंडस्ट्री नीचे गई, देश की इकोनॉमी नीचे गई और अचानक उठ के वापस आई। कोरोना वायरस पांचवी स्टेज के बाद खत्म होगा, यह निश्चित है। जैसा चाइना ने रिबाउंड किया, सारे देशों को भी वैसा ही रिबाउंड करना होगा। लेकिन वी के अलावा एक यू शेप भी हो सकता है। यू शेप का मतलब, जब इकोनॉमी नीचे जा रही है और समय के साथ तक थोड़ी देर तक और नीचे रही और नीचे रही और नीचे रही, मार्केट के सेंटिमेंट सपोर्ट नहीं करे और बाद में फिर धीरे धीरे यू की तरह वापस ऊपर उठी और अचानक बहुत तेज उठ गई, उसको बोलते हैं यू शेप। और या फिर जो सबसे खतरनाक और डेंजरस हो सकता है, उसको बोलेंगे एल शेप। नीचे गई और उसके बाद बस फिर नीचे ही रह गई और एल की शेप बना लिया और वापस इकोनॉमी ऊपर नहीं लिया। लंबा समय लगा सेंटिमेंट्स को वापस आने में, इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया। किसी भी परिस्थिति के अंदर तीन प्रकार के बिजनेसेस रहने वाले हैं यहां पे। एक होगा विनर और एक होगा लूजर और एक होगा इन बिटवीनर। विनर, लूजर और इन बिटवीनर को समझते हैं। विनर कौन होने वाला है? जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस थे और इस दौरान अमेजॉन ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी और ई कॉमर्स और मार्केट प्लेस के बिजनेसेस को ग्रो करना ही था। अमेजॉन ने लगभग 1 लाख नई नौकरियां लगाई पूरी दुनिया भर में। JD.com नाम की एक चाइनीज कंपनी, जिसका अनमैन्ड व्हीकल और इनकी अनमैन्ड शॉप्स तो पहले ही थी। अनमैन्ड मतलब जहां पे कोई आदमी ही ना हो। अनमैन्ड वेयर हाउसेज इनके पहले ही टेक्नोलॉजी बेस्ड हुआ करते थे, पर इन्होंने अनमैन्ड व्हीकल बहुत सारे ऐड कर दिए। ड्रोन के द्वारा सर्विसेज देनी शुरू करी। वुहान में इन्होंने बहुत सारी सर्विसेज दी। अनमैन्ड व्हीकल का मतलब क्या है? वो गाड़ी या वो ड्रोन जिसमें इंसान की जरूरत ही ना पड़े। दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट और स्ट्रीमिंग और गेमिंग वालों के बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़े। ये विनर्स थे सारे, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी, इन सब का व्यूअरशिप बहुत तेज बढ़ा। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी वाले भी ग्रो किए। अलीबाबा की एक अपनी आर्म थी जिसने वुहान के अंदर 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस, 5 मिलियन डिलीवरी एक मेडिकल इक्विपमेंट की बहुत तेज करी उसी समय। अब क्योंकि सारे ऑफिसेज बंद हो गए थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले बहुत तेज ग्रो किए इसमें और ग्रो करते चले जाएंगे। जैसे वेबएक्स है, स्काइप है, जूम है। इन्होंने डिजिटली लोगों के कॉन्फ्रेंसेस बिल्ड किए। होटल्स में जाना लोगों ने बंद किया, कॉन्फ्रेंस हॉल्स बंद हो गए, ऑफिसेज बंद हो गए, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम काम किया, तो वेबएक्स, स्काइप और जूम का बिजनेस बहुत तेज बढ़ा। या फिर दूसरी तरफ उनका भी बिजनेस बहुत बढ़ता है जो नॉन साइक्लिकल बिजनेस में होते हैं। नॉन साइक्लिकल क्या मतलब होता है? जिसका कोई साइकिल नहीं है कि कब उठेगा कब बढ़ेगा। नॉन साइक्लिकल मतलब ये बढ़ना ही बढ़ना है। नॉन साइक्लिकल का मतलब ये अपने आप ही बढ़ेगा। वो कैसे है? जो कंज्यूमर एसेंशियल में काम करते हैं, ये नॉन साइक्लिकल है। इनकी कोई साइकिल ऊपर नीचे नहीं होती। टूथपेस्ट हमेशा बिकेगा ही बिकेगा, साबुन बिकेगा ही, शैम्पू बिकेगा, ग्रोसरी का माल बिकेगा, कॉस्मेटिक्स बिकनी है और शराबी ने शराब पीनी पीनी है। तो ये नॉन साइक्लिकल है। या फिर फार्मास्यूटिकल बिजनेस, जो भी कोई दवाइयों के बिजनेस होते हैं, उसकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक रहती है। इलास्टिक मतलब इलास्टिक लचीला होता है, बढ़ता घटता रहता है, पर ये इन इलास्टिक रहता है। इंसुलिन की दवाई लेनी ही लेनी है, जिसने भी लेनी है वो लेगा आपसे, अगर रिसेशन होगा तो भी लेगा। लेकिन इसी समय कोरोना के टाइम पे कहीं लूजर भी हो गए, जो लोग सारे बिजनेस खत्म कर गए, बर्बाद होते चले गए। जैसे एयरलाइंस, ट्रैवल, क्रूज, इन लोग को बहुत समय लगेगा रिवाइव करने में। इन्वेस्टमेंट बैंकर, अब कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है। मार्केट के सेंटिमेंट्स डाउन हो चुके, इकोनॉमी और शेयर मार्केट लगातार नीचे जा रही है। टूरिज्म, ऑयल एंड गैस या कंस्ट्रक्शन तो पहले से ही बर्बाद हो चुका था। लगभग 5.5-6 लाख मकान हमारे देश में ऐसे हैं जो बन चुके हैं पर बिक नहीं रहे हैं। माइनिंग के अंदर नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। रिटेल चलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। जो ट्रेडिशनल तरीके का रिटेल था उसको दिक्कतें आएंगी, कुछ दिन तो चलेगा लेकिन फिर स्ट्रगल बढ़ेगा क्योंकि दुकानें बंद हो रही हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज की दिक्कत है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर जो बिजनेसेस टिकते थे वो कम हो गए क्योंकि लोग अभी खेलने के लिए नहीं निकल रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस तो डूब ही रहे हैं। एंटरटेनमेंट, सिनेमा, बाकी सारे सैलून, फूड, लेजर, हॉस्पिटैलिटी, ये सब बर्बाद हुए। इसके अलावा ऑफिस सप्लाई, स्टेशनरी, क्योंकि ऑफिस के बिजनेस बंद हुए। गिफ्ट स्टोर, अब समझो कि कोई प्रिंटिंग का या फिर फर्नीचर का कोई अगर बिजनेस हो, वो इसमें भी थोड़ा फर्क आया है। मोटर व्हीकल डीलर्स को भी दिक्कत आई है। होम फर्निशिंग, एनर्जी कंपनीज, अब समझो प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल भी इस समय डूबे हैं क्योंकि सबके बिजनेसेस की वैल्यूएशंस कम हुई है इस समय। न्यूज़पेपर, किताबें, डायरेक्टरी पब्लिशिंग करने वाले बिजनेस या फिर
सीमेंट, कंक्रीट और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत असर पड़ा है, बिल्डिंग मटेरियल और सप्लाई डीलर्स को भी बहुत असर पड़ा है, पर इन सब के बीच में कुछ इन बिटवीनर भी थे। इन बिटवीनर आगे कैसे जाएंगे उसके भी रूल्स हैं कुछ, जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये बीच में रहने वाले हैं, या तो ये ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे। आप एक बात समझिए, पोस्ट क्राइसिस इट डिपेंड्स ऑन वन क्वेश्चन। कोरोना के खत्म होने के बाद ये एक ही क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, कैन यू बी पार्ट ऑफ फास्टर अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू प्रोसेस। दो बातें समझनी है आपको, नई टेक्नोलॉजी और नया प्रोसेस, क्या ये दोनों आप अडाप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर डिपेंड करता है कि आप आगे जाएंगे या ऐसे ही स्ट्रगल करते रह जाएंगे। अब दूसरा हिस्से को समझते हैं, भारत देश में इकोनॉमी रहने कैसे वाली है। इकोनॉमी बेसिकली हमेशा कंजम्पशन पर डिपेंड करती है कि कंजम्पशन कितनी है। कंजम्पशन अभी गिर चुकी थी पहले, अभी और गिरेगी। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें बड़ा कंफर्टेबली आराम से लंबी बात करता हूं। इंडिया को लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल एडवांटेज लेना है। लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल एडवांटेज क्या है? यूएस के अंदर इस समय इलेक्शंस वापस आ रहे हैं और ट्रंप ऑलरेडी बार बार बोल चुका है, बार बार बोलता है कि ये चाइनीज वायरस है, चाइनीज वायरस है। दुनिया कहती है कोरोना वायरस है, ट्रंप कहते हैं चाइनीज वायरस है। वहां के पत्रकार उनको काफी क्रिटिसाइज भी करते रहे इसके चक्कर में। Against the Chinese virus, it comes from China. Why do you keep calling this the Chinese virus? A lot Because of it people comes say from it's China. racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. अब चाइनीज वायरस का मतलब क्या हुआ? ट्रंप साफ बोल रहा है कि चाइना मैं तेरा दुश्मन हूं, और चाइना तूने ये गलती से बोल कैसे दिया कि हमारे अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा ये वायरस डाला गया था। चाइना ने ये गलत स्टेटमेंट दिया या उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया, मैं ऐसा कहूंगा। अब यूएस उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। As you know, China tried to say at one point, maybe they stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. यानी कि इनके ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल रिश्ते बहुत कड़वे होते जा रहे हैं, ये झगड़े बढ़ने के चांसेस हैं। और जैसा कि लगता है कि ट्रंप अगर वापस आ जाते हैं तो अमेरिकन कंपनीज जो चाइना को अपना बिजनेस देती थी वो शायद नहीं दे पाएंगी आने वाले समय में। तो तब इंडिया के पास एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होगी, जो चाइना का बिजनेस था वो अमेरिका से इंडिया लेके आ सकता है। उसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल एडवांटेज लेना। अब इसी के साथ में ये भी इंडिया को इस समय देखना है कि अपने इस पेंडेमिक पे होने वाले खर्चे को कम करे। इनकम टैक्स से होने वाली इनकम घटी है, अच्छी नहीं हुई पिछले साल 2019 में, और 2020 में भी अब चांसेस और कम हो जाएंगे। काफी बिजनेस इस समय डूबते चले जा रहे हैं। तो इनकम टैक्स से तो इनकम होएगी नहीं सरकार को, और इस पेंडेमिक पे होने वाले एक्स्ट्रा खर्चे के कारण उसका इंपैक्ट बहुत भयंकर होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या नाम दूं इस भारी आर्थिक मंदी जो आने वाली है, उसको किस प्रकार का नाम दूं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आई कांट फाइंड एन एडजेक्टिव। हालत बहुत खराब होने वाली है। अब अगर इसको बचाना है तो अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट क्या है? इकोनॉमी को बचाने के लिए रूल है कंजम्पशन, कंजम्पशन, कंजम्पशन। जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा, जितना लोग पैसा खर्च करेंगे, तभी इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी बढ़ाने का एक ही रूल है, अर्थव्यवस्था तभी चलती है जब कंजम्पशन होता है, जब लोग पैसा खर्च करते हैं। अब कंजम्पशन का मतलब क्या है? कंजम्पशन होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से आता है। किससे आता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। साधारण भाषा में समझिए, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स। बड़ा सिंपल जी, मेरी तनख्वाह है 1 लाख रुपया, मेरा टैक्स है 20,000 रुपया, मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है 80,000 रुपया। किसी प्रकार से अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सके हमारे देश में, तभी उसी समय में आप देखते हैं कि इकोनॉमी तेज ग्रो करती है, क्योंकि लोग पैसा खर्च करना शुरू करते हैं। परंतु जब ऐसा पेंडेमिक आ जाता है, कोरोना वायरस आता है, उस समय क्या होता है? जो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, जो 80,000 रुपए बची थी बेचारे की, उसको वो दो जगह खर्च करता है। या तो वो उसको कंज्यूम करने में पैसा लगाता है, या उसको सेव करने में पैसा लगाता है। यानी कि डिस्पोजेबल इनकम को दो ही जगह जाएगा पैसा, या तो वो कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, या सेव करेगा। जब भी इस प्रकार की त्रासदी आती है, समस्याएं आती है, 2008-9 में भी ऐसे ही देखा गया था कि लोगों ने अपना पैसा अंदर होल्ड कर लिया, रोक लिया, कोई भी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी, खर्च करने बंद कर दिए, लोगों ने पैसे दबाने शुरू कर दिए, बोला रख लो, पता नहीं क्या होने वाला है आगे। इसका मतलब सारा पैसा सेविंग पर जाएगा, कंजम्पशन आने वाले समय में और घटेगा। तो मैंने कंजम्पशन के आपको 2 तरीके बताए। अब समझिए कि जब कंजम्पशन नहीं हो रही है, तो पहले से एक बड़ी 3 बैलेंस शीट खराब चल रही थी 2019 में हमारे देश में। वो 3 बैलेंस शीट कौन सी थी? पहली बैलेंस शीट थी बैंक्स की। बैंक्स की बैलेंस शीट खराब हुए चले जा रही थी, विजय माल्या से शुरू हुआ और इस प्रकार के कई सारी तकलीफें आई। मैं सबका नाम लेने में समय जाएगा। पर बैंक से जब रियल एस्टेट वालों को, इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को लोन चाहिए था, बैंक्स ने लोन नहीं दिया, तो वो लोन कौन देता है फिर? एनबीएफसी, छोटे वाले बैंक जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं। जब एनबीएफसी ने बैंक ने लोन दिया उनको, और
रियल एस्टेट और बर्बाद हुआ और स्लो हुआ। जब रियल एस्टेट स्लो हुआ तो वो बैंक्स के लोन नहीं चुका पाए, जब बैंक्स के लोन नहीं चुका पाए तो बैंक डूबते चले गए, जब सारे बैंक डूबने लग गए तो क्रेडिट देने की संभावना और कम हुई। अब आप बात को समझिए, जब दूसरी बैलेंस शीट किसकी खराब हुई, इसके कारण कॉर्पोरेट की खराब हुई, क्योंकि कॉर्पोरेट को लोन चाहिए तो लोन मिल नहीं रहा इस समय। तीसरी बैलेंस शीट किसकी खराब हुई, एमएसएमई की। एमएसएमई बड़े कॉर्पोरेट को सर्व करता था या कंज्यूमर को सर्व करता था, तो 3 बैलेंस शीट चली गई। मैं साथ साथ समराइज भी करते जा रहा हूं। एक बैंक की बैलेंस शीट गई, दूसरा कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट गई, तीसरा एमएसएमई छोटे बिजनेसमैन की बैलेंस शीट गई। जब ये तीनों बैलेंस शीट जाती हैं तो क्या होता है, उससे एम्प्लॉयबिलिटी घटती है और लोअर क्रेडिट ऑफ ट्रेक, यानी कि लोग और कम लोन लेने शुरू कर देते हैं। ये मेरा ना एक पसंद का टॉपिक है, तो मैं खुल के आराम से फ्री फ्लो में बात करता रहता हूं। अब सरकार ने पिछले साल क्या किया, बड़े कॉर्पोरेट्स को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया उनके टैक्सेस पे। बोला इनके टैक्स बचा लो, तो कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट तो बची, लेकिन कॉर्पोरेट्स कितने हमारे देश में, लगभग 2%। पर होना क्या था, 98 कॉर्पोरेट्स तो इंप्रूव कर गए, पर वो 98% जो किसान, जो आम जनता, जो लेबर, जो मजदूर, जो खेती करता है या जो गांव में रहता है, उसके पास तो पैसा आया नहीं, तो उसने खर्च किया नहीं। तो जब 98% लोगों ने देश में खर्च ही नहीं किया, तो फिर अब कैसे चलेगी इकोनॉमी, नहीं चलती। 3 चीजें चाहिए हमारे देश को इंप्रूव करने के लिए, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। इसी से इकोनॉमी इंप्रूव होती है। याद रखिए, प्लान फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये आपकी तैयारी है। मेरी बात समझिए, मैंने पीछे गोल्डन स्टेटमेंट दिया था कि क्राइसिस खत्म होने के बाद क्या आपकी बात कर रहा हूं, क्या आप 2 चीजों के लिए तैयार हैं। पहला चीज क्या है, फास्टर अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, दूसरा है फास्टर अडॉप्शन ऑफ न्यू प्रोसेस। क्या आप नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोसेस को लेकर तैयार हो गए हैं। जितनी ऑर्गेनाइजेशंस तैयार हुई, जिन्होंने अपने अंदर चेंजेस लेके आए, इंप्रूवमेंट लेके आए, वो फट से अपने इंडिविजुअली फटाफट वी कर्व से वापस चले गए ऊपर। नीचे तो आए लेकिन ठाक से ऊपर चले गए। और जो लोग बेचारे परिवर्तन नहीं ला पाए, वो एल कर्व से नीचे आए और नीचे ही रह गए और जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो गए। आपकी मदद करने के लिए कोरोना वायरस की इस तकलीफ में हमने आपको बहुत सपोर्ट किया, लोगों ने उसका बहुत फायदा उठाया। हमने एक कैंपेन रन किया था, लर्न एट होम कैंपेन। लर्न एट होम कैंपेन, ये हमने हैशटैग भी चलाया और आपने इसमें हमारा बहुत सहयोग भी किया कि हम देश को बताना चाहते थे कि इन 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के अंदर घर बैठ के बहुत कुछ सीखें और बड़े बाउंस बैक की तैयारी करें। आप अभी भी ये कैंपेन चल रहा है, कुछ दिन हमने और एक्सटेंड किया कोरोना वायरस के चलते। अगर आपने अभी तक हमारे फ्री कोर्सेज नहीं लिए हैं तो ईएई के साथ मिलने वाले ये 78,000 रुपए प्लस जीएसटी के फ्री कोर्सेज, आप इनके लिए बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करिए, इसका फायदा उठाइए। इसमें हम आपको फाइनेंस भी सिखाते हैं, टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं, वर्किंग कैपिटल भी सिखाते हैं, $0 मार्केटिंग भी सिखाते हैं, बिजनेस ऑटोमेशन सिखाते हैं और साथ में प्रेजेंटेशंस कैसे दिया जाए, कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड किया जाए, वो सब सिखाते हैं। तो 6 कोर्सेज बहुत पावरफुल हमने फ्री कर दिए थे इसी दौरान। ये हमारा आपको सपोर्ट है, अदरवाइज ये पूरा साल हम बेचते हैं। हम कभी भी, हमारे प्रोग्राम्स अफोर्डेबल होते हैं, ना हम फ्री देते हैं ना डिस्काउंट देते हैं, पर ये कोरोना वायरस के चलते ही हमारा आपके प्रति एक कमिटमेंट था जिसका बहुत लोगों ने फायदा उठाया। अगर आप अभी तक फायदा नहीं उठा पाए तो कुछ दिन के लिए और, जब तक ये समस्या चल रही है, जब तक आप रिवाइव नहीं करते, तब तक हमने सपोर्ट एक्सटेंड किया। आप ऑनलाइन नंबर पे फोन करके चेक कर सकते हैं कि क्या स्कीम बाकी है कि नहीं है। हो सकता है कुछ लोग बाद में वीडियो देखते हैं तो आपको ना मिले, अगर आपने तुरंत देखा है तो बेनिफिट अभी है अवेलेबल, तो आप इसको ले सकते हैं। इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपेरिमेंट है, मेरे लिए थोड़ा नेचुरल है, मैं आराम से खुल के बोलते चले जाता हूं, इसको फ्री फ्लो में बात करता हूं। मैं कोई बड़ा हाई एनर्जी में नहीं बोला क्योंकि ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक तो जरूर करिए। दूसरा, नीचे बताइए क्या, जैसे यस बैंक क्यों डूबा, किस लिए डूबा, इस प्रकार की केस स्टडीज अगर आप और चाहते हैं जिससे अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है। अभी आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो बैरल था वो 30% और सस्ता हो गया, जो तेल बहुत सस्ता हुआ, उसके कारण हमारे देश में क्या असर आया, मैं एक लाइन में आपको बता भी देता हूं। उसका असर यह आया कि जब तेल सस्ता हुआ तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट पे उसका इंपैक्ट आया। समझिए जो $50 या $50 का बैरल है उदाहरण के रूप में, वो अगर $30 का हो गया तो जो $20 की बचत है वो सरकार को एक्स्ट्रा हुई, क्योंकि उनके पास इतने का बजट था, उनका डॉलर का आउटफ्लो होना था, डॉलर का आउटफ्लो कम हुआ। अगर आप इस सब चीज़ों को और सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, यही मेरी एक्सपर्टीज़ है, यही मैं सिखाता हूं। हज़ारों लॉस मेकिंग बिजनेसेस को मैं बाहर निकाल चुका हूं अब तक। कमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइश बताते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करिए, दूसरों से जरूर करवाइए, ताकि इस देश में हम लर्न एट होम का कल्चर एकदम मैक्सिमाइज कर दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।